नमस्कार, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे आज के पॉडकास्ट में, जो कि पिछले जो हमारा पॉडकास्ट था, जो एजुकेशन के ऊपर हम स्पेशल सीरीज़ कर रहे हैं, उस पॉडकास्ट का जो लास्ट पॉडकास्ट हमने किया, एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट अ ट्रैप। इसका पार्ट सेकंड, कुछ बातें रह गई थी, कुछ बातें हमने पूरी हम जो हमारा कल का एपिसोड है वहाँ पे नहीं बोल पाए, और आज हम उन बातों को पूरा करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एज यूजुअल श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। शिवांग जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजा भैया जी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है राजा भैया हमारे पॉडकास्ट में। तो जैसे कि हमने कल बात की, देखिए क्या होता है कि जो कुछ ब्लैक शीप्स हैं, कुछ लोग जो कुछ कंपनीज या कुछ एंटिटीज़ जो है, अगर वो सिस्टम के अंदर कुछ गलत कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिस्टम पूरा ही ख़राब है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जो एक ट्रेंड आया, देखिए हुआ क्या कि ट्यूशन का मतलब होता था मेंटरिंग। बेसिकली देखिए क्या होता था कि जो कुछ लोग जो है, अगर उनको समझने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी चीज़ में, तो उनको एक एक एक्स्ट्रा हेल्प के तौर पे कुछ लोग अपने मोहल्ले में आसपास या कुछ स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स को वो चीज़ इजीली समझाने की कोशिश करते थे। तो ये सब चलता रहा 2016-17 तक। बिल्कुल स्टार्ट से, जब से मैं कहूँगा जब से पढ़ाई होती थी, ये प्रथा थी। लेकिन 2016-17 में हमने देखा कि एक एक बड़ा ही एक गेम चेंजिंग सा इवेंट हुआ, कि जिसमें ये जो ट्यूशन वाला सारा सिस्टम था, ये कॉपरेट तरीके से चलने लगा। उससे क्या हुआ कि ये एडवर्टाइजमेंट और जो सारी चीज़ थी वो लार्ज स्केल पे चलती रही। और जब कॉरपोरेट बनता है तो सेल पे हमेशा फोकस रहता है। सेल कम हुई, लोगों ने सेल के लिए प्रेशर किया मैनेजमेंट ने, तो क्वालिटी ख़राब हुई, कुछ लोगों के साथ गलत चीज़ें हुई। तो ये जो ये चीज़ है, ये सारा का सारा जो लिंक है, ये जाता है एक जो अनरेगुलेटेड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश में, जिसके ऊपर सरकार का इतना जो कहूँगा मैं, सरकार का इतना कंट्रोल नहीं है। देखिए एक स्कूल होता है, एक स्कूल के अंदर 100 तरीके की उनकी सर्टिफिकेशंस होती है, एनओसीज होती है, हर चीज़ होती है, इंस्पेक्शंस होती हैं, बोर्ड उसको पूरा कंट्रोल में रख के चलाता है। तो वो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का, वो एक एक फॉर्मल तरीका है एजुकेशन लेने का। लेकिन जो दूसरा एक एक जो एक ग्रेइश टाइप मार्केट बनी, उस मार्केट ने काफ़ी हद तक जो है वो पूरी की पूरे सिस्टम को ही जो मैं क्या कहूँगा बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा, जो एजुकेशन है, हम बार बार बोलते हैं एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश के भविष्य के लिए बेटर एजुकेशन युवा की सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज की जो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, जैसे कल कल जो हमने बात की थी, उस बात को जब हम आगे ले जाएंगे और एनईपी के साथ, जो एनईपी 2020 की जो रिकमेंडेशंस है, वो किस तरीके से फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करती है, इस सारी चीज़ पे हम बातचीत करेंगे। तो शिवांग जी, हम शुरू करते हैं कि देखिए जो ये एक एक हवा सी बन रही है पूरे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, जो एक हवा सी बन रही है, और कुछ यूट्यूबर्स जो अपना कंटेंट बनाने के लिए पूरे सिस्टम को ही टारगेट कर रहे हैं। तो कैसे ये क्लैरिटी, इसमें पारदर्शिता कैसे आएगी कि देखिए आप समझिए, ये पूरी इंडस्ट्री का हाल नहीं है, ये कुछ ब्लैक शीप्स है बीच में। रवीश, आप इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं। हम सब लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं कि सच जो है वो सामने आए और बड़ी इजीली लोगों को बताया जाए। बिकॉज सब लोग अपने रीजंस की वजह से काम कर रहे होते हैं। तो जैसे हम लोग स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं, हम स्कूलों को बहुत प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज हमें स्कूलों के साथ एक जुड़ाव फील होता है, बिकॉज हमें स्कूलों ने सब कुछ दिया है। ठीक। जो ये लोग बात करते हैं एजुकेशन ट्रैप, मैंने ये क्यों आपसे कहा कि इस पे बात करो रवीश, इसका कारण ये था, जैसे आप हम इंस्टाग्राम तो यूज़ करते नहीं है, बट यूट्यूब ज़रूर देखते हैं। और यूट्यूब एक वीडियो, जिसको हम बोलते हैं ना, एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। अब वो एक सोशल प्लेटफॉर्म बन चुका है, इंटरेक्शन होती है, ज़्यादातर लोग उस पर अपने विचार डालते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, नीचे कमेंट आते हैं। तो मैं उसमें देख रहा था एजुकेशन इज़ अ ट्रैप, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेकार है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है वैसा है। और उनके व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने कहा ज़रा इसका सच जानने की कोशिश की जाए। अगर हम लोग अपने किसी भी सिस्टम के ऊपर उसका फेथ ख़त्म कर दें, किसी भी, तो बहुत आसान है एक नए सिस्टम को लाना। जी। लेकिन अगर आपका नया सिस्टम वही नहीं, आप उनको अकोमोडेट नहीं कर सको, तो जो आपको ये स्टैम्पिड दिखती है ना, कि एक के ऊपर एक इंसान चढ़ गया और मर गया,
इंसानों की ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा स्टैम्पीड हो जाती है। हमें पता नहीं लगता है कि वो इंसान ज़िंदा है या दुनिया से चला गया, क्योंकि वो इंसान एक साइकिल में फंस गया। जैसे ट्रैप, वो है ट्रैप। वो ट्रैप ऐसे है, मैं और एक सिंपल करता हूँ। एक बच्चा 2025 में दुनिया में आता है, 2023 में उसने स्कूल में जाना है या किसी भी सिस्टम में जाना है, उसने सीखना है, लर्न करना है, फिर उसने जैसे अडल्ट होना है, उसने फैमिली बनानी है। एक प्रोसेस डिफाइंड है ना, फैमिली सोसाइटी का पार्ट होनी है, आधार कार्ड बनने हैं, तो बर्थ टू डेथ एक साइकिल डिफाइंड है। अब उसके बीच में उसको फ्रीडम है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे एरिया में वो पैदा हुआ, जैसे एरिया में उसकी अपॉर्चुनिटी, वैसा वो करेगा। अब इसके बीच में उसकी लाइफ को इतना ज़्यादा प्रोग्राम करने की कोशिश करनी, हेल्प करके उसकी या डरा के उसको, कि किसी और का बेनिफिट दे वो। जैसे लोग स्लेव्स बनाते थे, तो स्लेव्स बनाते थे कैसे? वो स्लेव्स बनाते थे, उनको खरीदते थे मार्केट में जाके, मार्केट में बिकते थे ना, अरब में इधर उधर स्लेव्स बिकते थे। पैसा दो, खरीद लो, वो घर के काम करेगा। फिर नेक्स्ट पे झगड़ा करो, उस पर हुक्म करो, उसके राजे को मार दो, तो जनता आपकी स्लेव हो गई। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद प्रोपेगेंडे से स्लेव बनते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसको अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं कन्विंस कर पाऊँ, कोई चमत्कार दिखाऊँ, कुछ और करूँ, तो मैं उसकी नेचुरल थिंकिंग ख़त्म कर रहा हूँ। उसको लगेगा हाँ गड़बड़ होगी, कभी फैट मत खाओ, कभी फैट खाओ, कभी एक्सरसाइज मत करो, कभी करो, है ना। कभी एक चमत्कार, कभी कोई चमत्कार, कभी हालेलुया करके चमत्कार, कभी कोई और मंत्र बोल के चमत्कार, कभी जिन निकाल के चमत्कार। आप इन सब लोगों को इकट्ठा करो, ये सारे लोग कर क्या रहे बेसिकली। आप इनसे अगर बैठोगे, आपको सारा सामने आ जाएगा कि ये लोग जो हैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। शिवांग सती गुप्ता ये क्यों कर रहा है? आज आपसे बात यहाँ में से क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज हमारा ये प्रोफेशन है। हम जर्नलिज्म में भी हैं, हम एजुकेशन में भी हैं, और हमें ये ड्यूटी बनती है कि हम सच बताएं। जितने लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन ट्रैप है, वो पहले ट्रैप बताते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, हाँ जी ट्रैप है। फिर वो उनको बाद में बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म है, उसको ले लो, ये कोर्स कर लो, आप यही कर लो, आप यूट्यूबर बन जाओ, आप इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर बन जाओ। वो बेसिकली फिर प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, है ना, ट्रुथ नहीं ना बोलते। आज हम इस प्रोग्राम में बोलेंगे ट्रुथ की एजुकेशन ट्रैप क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसी एजुकेशन सिस्टम ने हमारे 25 करोड़ स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ा हुआ है, जिनके पास एक डिफाइन गोल है। अगर कोई 6 साल का बच्चा, उसका डिफाइन गोल है, उसने सुबह उठना है, पेरेंट्स ने उसको नियर बाय स्कूल में भेजना है, 2:30-3 बजे उसने घर आना है, उसके नेक्स्ट क्लास में जाना है, फिर उसकी 10वीं के बाद उसको ऑप्शन आ जानी है, NEP आने के बाद उसको 8th में ऑप्शन आ जानी है, फिर उसने ऑप्शन आ जानी है कि जब मैं जी कोई कोर्स करना चाहता हूँ, कोई क्या कोर्स करना चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स करना चाहता हूँ, उसने ITI में चले जाना है। नहीं जी मैंने आगे पढ़ना है, तो उसने पॉलिटेक्निक में चले जाना है। नहीं जी मैंने बीटेक करनी है, तो उसने बीटेक के कॉलेजेस में चले जाना है। अब मैंने बीटेक करके किस इंडस्ट्री में जाना है, जिस इंडस्ट्री उसने बीटेक की है ना, स्मूथ काम। अब किसी ने इलेक्ट्रॉनिक की है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जाएगा, सेल फोन की इंडस्ट्री में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की इंडस्ट्री में जाएगा। किसी ने इलेक्ट्रिकल में किया, इलेक्ट्रिकल में जाएगा। किसी ने फिनांस में किया MBA, तो वो फिनांस की तरफ देखेगा, बैंक में देखेगा, MCOM करेगा, उधर जाएगा। ये सब है स्मूथ, बट ये सब स्मूथ कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कर रही है स्टेट, मतलब गवर्नमेंट्स, है ना। तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं ना कर सकते, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लाओगे, कंप्लाइंसेस हैं, स्मूथ डिफाइन है। अगर एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन में ड्रॉप किया जाता है, फेल हो जाता है, तो उसको जवाब देना पड़ता है, उसका एक्सप्लेनेशन निकलता है कि भाई आपकी क्लास का एक भी बच्चा फेल क्यों हो गया, आपको दिक्कत क्यों आ गई, है ना। लेकिन जो ये डिसरप्शन पैदा कर रहे हैं, उनको किसी को जवाब नहीं देना। जैसे जो लोग कह रहे हैं घी बंद कर दो, अगर ये घी बंद करने का काम किसी MBBS डॉक्टर ने बोला हो, अगर ये काम किसी MD डॉक्टर ने बोला हो, तो मुझे लगता है उसका एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगा। अगर कोई डॉक्टर MBBS MD डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर आपको आगे बोलता है कि आप कल से घी मत खाना क्योंकि घी से आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है ना कहने का, वो तभी बोल सकता है ना, जो हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई MBBS डॉक्टर या MD डॉक्टर या जिसने एक क्वालिफिकेशन ली है, उसको एक लाइसेंस मिला है, उसके अंडर वो उसको अकाउंटेबिलिटी पूरी फिक्स है ना, कि अगर किसी को कोई बीमारी है, उसका एक प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल के बाहर नहीं ना जा सकता। तो वो लोग जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, हम जैसे लोग होते हैं। और जिसने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना, है ना, वो क्या बनेगा?
वो बनेगा डिस्टर्ब करने वाला। तो ये जो एजुकेशन ट्रैप की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो बोलते हैं, आप आज मैं सुबह जा रहा था सरोर, रास्ते में बोर्ड पे लिखा था कैंसर का शर्तिया इलाज विदाउट कीमोथेरेपी, कैंसर का शर्तिया इलाज विदाउट कीमोथेरेपी। तो आप इन लोगों को क्या बोलोगे? क्या ये मेन स्ट्रीम का लोग हो सकते हैं? जबकि कैंसर के इलाज के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा कि मैं डॉक्टर हूं नहीं, मैं इतनी विजडम तो रखूंगा। मैं ये जरूर बोलूंगा डॉक्टर से पूछो, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशनों से पूछो, है ना। और अगर आप किसी आयुर्वेदिक को भी फॉलो करते हो तो वो भी सर्टिफाइड है ना। क्या आयुर्वेदिक बैम्स किया हुआ डॉक्टर ये बोल सकता है कि आयुर्वेदिक का शर्तिया इलाज करूंगा विदाउट कीमोथेरेपी? वो बोल सकता है, ठीक है ना। यूनानी बोल सकता है। मैं कहता हूँ जो दूसरी हमारी पद्धति होती है, चाइनीज़ पद्धति भी होती है, वो बोल सकता है। होम्योपैथी है, वो बोल सकता है। बट जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जो किसी सिस्टम को फॉलो ही नहीं करता है, वो कहता है शर्तिया इलाज, तो वो आदमी बड़ी जोर से बोलता है, बिकॉज इग्नोरेंट आदमी शोर ज़्यादा मचाता है। और जिसको पता है डेप्थ कितनी है, वो शोर नहीं मचाएगा। यहाँ पे मैं जो आज मेरा ये सुनेंगे उनको ये बोलूँगा कि जैसे रवीश ने कहा कि सर एजुकेशन ट्रैप के बारे में बात हो रही है, तो आप इस पर कमेंट करो। मैंने पहले ही कहा ना, जो ये बोल रहे हैं उनके पास कोई लेजिटिमेट लाइसेंस ही नहीं है बोलने का, उनकी बात सुनी नहीं जाए, और जो उनकी बात सुनेगा वो ट्रैप में फंसेगा। वो उनका ट्रैप है कि हम लोगों को सुना जाए, बिकॉज हम अपनी लाइफ में हर्ट हुए हैं, हम सिस्टम से बाहर चले गए हैं और हम इसको सुधारेंगे। वो सुधारेंगे नहीं, वो सिस्टम को ज़रा डिस्टर्ब करेंगे और उनके पीछे चलने वालों का पता ही नहीं वो किधर लेके जाएंगे उनको। मैं अभी थोड़ी सी कुछ डाटा एग्जांपल देता हूँ। आज एआई का ज़माना नहीं है, एआई से पहले हम हैं। हम नेचुरली लोग इंटेलिजेंट है, आप इंटेलिजेंट हो, जो सुन रहे हैं वो इंटेलिजेंट है। हमें कॉपी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी ना, हम थोड़ी उसको कॉपी करके बने हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने आपकी बात से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला कि टोटल हायर सेकेंडरी स्कूल्स बताओ इंडिया में कितने हैं, तो आगे से जवाब आता है 1,42,398 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जो 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, 1,42,398 स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स भारत में कितने हैं? 14,89,000, 14,99,000। फिर मैं बोलूँगा हायर सेकेंडरी कितनी है? 1,42,398। और उसके बाद टोटल स्कूल्स कितने हैं? 14,89,000, लगभग मानो 15 लाख स्कूल्स हैं, ठीक। और वो मुझे बताता है इसमें से प्राइमरी कितने हैं। मैंने पूछा क्या टोटल कितने हैं, और एंड में वो बताता है कि इनमें टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं। इनमें इतने 2.54 लाख स्कूल जो हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं, कुछ अर्बन एरियाज़ में है। ये सब के बारे में मुझे बताता है। और ये बोलता है इसमें 68% गवर्नमेंट है और प्राइवेट एडेड अनएडेड 22% है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया। और ये फिर कहता है जी यूडाइज में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, आप उसको कंसल्ट करो। कितना सिंपल इसने बताया मुझे। मैंने उसी को नीचे पूछा कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया टोटल बताओ कितने हैं, तो वो बोलता है आगे से मुझे कि रेंटेक डिजिटल के अकॉर्डिंगली 68,181 कोचिंग सेंटर है, 68,181 सिर्फ। और फिर आगे बोलता है 99 डेटा कहता है कि 30,000 है, 970 है। फिर आगे बोलता है जी कोचिंग सेंटर की कोई एफिलिएशन बॉडी है जो खुद बोलती है हमारे 48,000 है और 4,000 हमारे साथ जो है डायरेक्टली इंडायरेक्टली एफिलेटेड है। यहाँ तक भी मुझे आपको जो मैं बता क्यों रहा हूँ, आगे बड़ी मज़ेदार चीज़ें बताता है, मैंने नहीं पूछा। फिर ये आगे बोलता है द कोचिंग इंडस्ट्री इज़ इन इंडिया इज़ सब्सटेंशियल विद एस्टिमेट वैल्यूइंग it between 50,000 crore to 60,000 crore and projections suggesting it could reach 1.5 lakh crore within 5 years. It is important to note that these figures can vary due to various factors. मुझे एक बात बताओ, एआई को मैंने नहीं पूछा मुझे बताओ उसकी फीस कितनी है, मैंने बड़ा सिंपल पूछा। मैं स्क्रीनशॉट लेके आज अपने एडिटर को दूंगा जो चलेंगे। मैंने एआई को कुछ नहीं पूछा, मैंने उसको पूछा कि मैडम एआई जी मुझे ये बताओ कि स्टेट और सेंटर के टोटल स्कूल कितने हैं। उसने फिगर बताई और कहा जी अब डाटा उधर से चेक करो यूडाइस से। सेम चीज़ मैंने पूछी कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया। एआई को भी पता है कि कोचिंग सेंटर का टारगेट क्या है, कि इनका बिजनेस वॉल्यूम कितना है। बिल्कुल कॉर्पोरेट तरीके से काम कर रहे हैं वो, सेल्स उनका मेन मोटिव। मैं अपने जो लोग ये सुनेंगे उनको ये बता रहा हूँ कि एक तरफ 14,98,000 इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं आपके बच्चों को एक डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, फ्रीडम देने के लिए, और दूसरी तरफ ये
चंद हज़ार इंस्टीट्यूशन जिनको ये देखना है कि 50,000 करोड़ की मार्केट है, 60,000 करोड़ की हो रही है, 1.5 लाख करोड़ की हो रही हमारा है, क्या तो परसेंटेज है? ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इनमें से बच्चों को बाहर लाएं, इन 14 लाख स्कूलों से बच्चों को बाहर ला के अपने हज़ारों में डालें और पेरेंट्स को डराएं, घबराएं, मार्केटिंग करें, है ना, जो इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं आज की डेट में यूट्यूब में जाके। ये तो इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, आप इसके थ्रू, हम भी बात कर रहे हैं इसी के थ्रू ना, ऐसे बड़ी ज्ञान की बातें, बड़े यूनिवर्सलाइजेशन की बातें, बच्चों को ग्रास रूट लेवल पे पढ़ाई की बातें, बच्चों के करियर डिस्कशन हो सकते। डिसरप्शन थोड़ी है, ऐड ऑन कर सकते हैं ना यूट्यूब के अंदर, सोशल मीडिया पे ऐड ऑन हो सकता है ना हम लोग, बट डिसरप्शन क्या कर रही है, आपके सामने आ गया, ये मैंने डाटा नहीं बनाया, और मैं इसको अगर पता बनाया तो मेरी इंटेलिजेंस ने कहा नहीं डाटा है। तो एजुकेशन ट्रैप नहीं है रविश, एजुकेशन फ्रीडम है। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का इतना मेहनत है, इसको अवार्ड मिलने चाहिए, क्योंकि 26 करोड़ के करीब बच्चे, 26 करोड़ किसी देश की पूरी आबादी होगी, इन 15 लाख स्कूलों में एडजस्टेड है ना। और ये लोग क्या कह रहे हैं, इनमें से 10 लाख बच्चा निकाल दो, 20 लिखा दो, मैं पढ़ाऊंगा, एलन पढ़ाएगा, फलान पढ़ाएगा, पीडब्ल्यू पढ़ाएगा, है ना। और फिर ये क्या कर रहे हैं, उनको बॉटलनेक्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने इन बच्चों को एक्साइट किया कि तुम किसी कोर्स में मत जाओ, सब नीट का पेपर दो, सब एमबीबीएस करो, हम कराएंगे। भाई तुम थोड़ी करा, मेडिकल कॉलेज तुम्हारे थोड़ी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हारे थोड़ी हैं। और इन्होंने क्या, जब जब स्टार्ट किया तो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी नज़रों के नीचे से ये निकल गए, और जैसे कोविड आता है ये बेचना शुरू करे खुद को, स्टेक बिक रहे हैं, बाइजू भाग गया, अन अकेडमी आ गया, अन अकेडमी डांस करा रहा है। हम इनके खिलाफ नहीं, हम कह रहे हैं आप हो ही क्यों। और अगर आपने 14 लाख, हमें 14 लाख चाहिए ट्यूटोरियल्स, बना कैसे दोगे आप, और क्यों चाहिए? आप कोई ऐसा कोर्स तो ला नहीं रहे हो जो कि हमारे अपने लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं होता है। इन 14 लाख स्कूलों में फिजिक्स के टीचर भी हैं, केमिस्ट्री के टीचर भी हैं, क्या ये 50,000 लोग डिफाइन कर देंगे चीज़ों को? और अगर हम मान भी लेंगे डिफाइन कर रहे हैं, डाटा कहाँ है? ये नहीं डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये एक बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लैप्स कराना चाहते हैं, ताकि कोई इनके पीछे फंडिंग कर रहा है, वो काम एजेंसीज का जानना है, जो ये चाहता है कि गवर्नमेंट को, भारत सरकार को कोई क्रेडिट नहीं मिले, इस देश का युवा अपने देश को प्यार नहीं करे, इस देश का युवा अपनी इंडस्ट्री को प्यार नहीं करे, इस देश का युवा अपने सेटअप्स को प्यार नहीं करे। क्योंकि प्यार कहाँ से शुरू होता है? एजुकेशन से। जब युवा अपने देश को प्यार करने के पहले अपने किसको प्यार करेगा? जिस स्कूल में वो पढ़ता है, जिस कॉलेज से वो निकलेगा, जिस यूनिवर्सिटी निकलेगा, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये मेरे भारत की यूनिवर्सिटी है, ये मेरी कंट्री का ऑनर है। जब उसके दिमाग में भरा जाएगा तुम्हारी कंट्री में एजुकेशन अच्छी नहीं है, तुम्हारी कंट्री में सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो बंदा आगे चल के क्या करेगा? वो जेई का टॉपर होगा और वो बोलेगा जी मैं पढ़ूंगा एमआईटी में जाके और फिर मैं वर्ल्ड के लिए रिसर्च करूंगा। तो आपने अपना इंटेलिजेंस या ट्रेन कैसे किया? उसको डरा के, उसको फैक्ट नहीं बताए। जैसे कल हमने जब किया था कि जम्मू में सेंटर फॉर स्पेस है, तो जम्मू को बच्चों को बोला जाता है कुछ नहीं। मैंने कहा जम्मू में 5 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कहते हो कुछ नहीं। मतलब हमारा एक स्टूडेंट है जो अभी लंदन में गया हुआ है पढ़ने, वो कहते हैं सर गांव में आए हो पढ़ने, बट उस गांव को जम्मू में बताया जाता है इंडिया में ज़्यादा होशियार है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल रवीश, कि जो हम ये कहा कि एजुकेशन इज़ नॉट ए ट्रैप, इसको बढ़ाओ, हर आदमी इसको पेरेंट्स को बताए कि आपका बच्चा जब किसी सिस्टम के अंदर है, वो सिस्टम सिटी बस हो सकती है, देर से बचाएगी, और उसी सिस्टम के अंदर हमारे वंदे भारत भी है, 6 घंटे में बचाएगी, पर ये सिस्टम आपका एक्सीडेंट नहीं होने देगा। लेकिन जो ये डिसरप्टर्स हैं, ये आपको किस डायरेक्शन में ले जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने हमारे साइंस के एप्टीट्यूड को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनमें से 60,000 में किसी में लेबॉर्ट्रीज नहीं होती हैं, साइंस का एक्सपोजर नहीं दे पाते, ठीक। अब ये हमारी डिफेंस सर्विसेज को इफेक्ट कर रहे हैं बड़े बुरी तरह। ये एनडीए के प्रोग्राम ला रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कराएंगे। और जो आदमी कहता ना, आज मुझे कुछ सुना रहा था कि जब कोई चीज़ शॉर्ट होती है उसकी ब्लैक होती है, तो ये इमोशंस की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। ये होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट को क्रिएट कर रहे हैं। और इनके पास टूल आ गया ऐसा इंस्टाग्राम का। कोई अच्छे हमारे जैसे लोग बड़े काम होंगे जो मेरी तरह बात करते हैं, सब लोग आते हैं, स्कूल जाते हैं, पीरियड 2 पढ़ाते हैं, घर चले जाते हैं और उसी में अपने साइकिल में है। बिकॉज वो लोग एम्बिशियस नहीं है ना, वो लोग कोई किसी एजेंडे को नहीं चला रहे। वो 14 लाख स्कूलों का पार्ट है ना। और जो लोग ये 30-40 हज़ार इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है ना, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है
ना होना चाहिए, ना ये किसी जगह एडजस्ट हुए, है ना। तो ये लोग जो हैं ये डिसरप्टर्स ऑफ द सिस्टम है। हर जगह डिसरप्शन आप बर्दाश्त करें, है ना, बी ग्रेड मूवीज बन जाए बर्दाश्त। एजुकेशन में इनको बर्दाश्त करना देश के और ग्लोबल पे फिजिकली ठीक नहीं है। और इसीलिए चाइना ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और कहा कि हम कोचिंग सेंटर्स को नहीं चलने देंगे, बंद कर दिया। इंडिया को भी इसके ऊपर डिसीजन लेना है और ये एक हैशटैग चलना चाहिए, क्लोज कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स, लेट द नेचुरल वे बी देयर। बच्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। यहाँ पे जितने 14 लाख स्कूल हैं ये किसी बोर्ड से एफिलेटेड हैं, बोर्ड में ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं जी इनको ऑर्गेनाइज करो। बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं करना, समझ में। कैंसर को मैं बोल रहा हूँ ये आप बॉडी नहीं बना सकते, होता वो भी टिश्यू का बना हुआ है। तो मैं बड़ी कैटेगरिकली बोलता रहूँगा और ये मैं शूट करके रखूँगा, बुक्स लिखूँगा, डिबेट्स करूँगा कि आप रिसर्च कर लो कि साइंस एप्टीट्यूड बिफोर कोचिंग सेंटर इमरजेंस एंड नाउ इंडिया का साइंटिफिक टेम्परामेंट गिर रहा है और हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट लूज कर रहे हैं बिकॉज हम एक छोटे बच्चे को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हम एक यंग माइंड को थका रहे हैं, ओवर कैलकुलेशंस करवा रहे हैं उससे। और मेरा ये फर्म बिलीफ है, क्योंकि मैं जिसको बोलते हैं ना एक मैं ये कह सकता हूँ आई एम अ गुड प्लेयर, क्योंकि मैंने खेला है। तो अब मशीनें लगाई जाए मेरे पे और देखा जाएगी कैसे खेला है, तो एक अच्छा रिसर्चर कोई बैठे और काम कर ले। तो एजुकेशन ट्रैप नहीं है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, टेक्निकल स्कूल्स हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी इन्होंने जो लाए वो भी मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आईटीआई में आ सकते थे, आपको उनसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी। पिछले दिनों हम लोगों ने जब रिक्वेस्ट की कि आईटीआई खोलते हैं ताकि बच्चों को बेनिफिट करे, 8 कनाल में 20-20 सीटें मिल रही हैं और स्किल डेवलपमेंट 20 बाई 20 कमरे में आपको 600 सीटें दे रहे हैं। तो अनस्किल्ड वर्कर को दे रहे हो, आईटीआई को करने दो ना काम, दे दो हर हायर सेकेंडरी स्कूल को कि जिसके पास हायर सेकेंडरी स्कूल है 3 लेबॉर्टरी बना, तुझे आईटीआई का कोर्स दे देते हैं। हम जैसे लोग तो बैठे हैं ना इनको इंप्रूव करने के लिए। इंप्रूवमेंट की जो एनईपी कर रही है, तभी मैंने कहा एनईपी जो है वो गेम चेंजर है। लेकिन अब कल मुझे पता लगा एनईपी कह रही है 40 साल लगेंगे इंप्लीमेंट करने में, ये डिले नहीं कर सकता। इस पे मिशन चाहिए, इस पे पेरेंट्स को आना है कि सर इमीडिएटली 14 लाख स्कूलों में एनईपी इंप्लीमेंट विद इन 15 महीने में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, चाहे जितने भी फंड्स लगे उसमें फंड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब इंप्लीमेंट करने के लिए आप उन लोगों को लाओगे जो डिसरप्टर्स थे, है ना, जिन लोगों ने डिस्टर्ब किया, तो अपने माइंड से चलेंगे ना वो। क्योंकि इसका टोटल बजट कितना है, भारत सरकार एलोकेटेड 80,000 करोड़ के करीब भारत सरकार इन स्कूलों को इंप्रूवमेंट करने के लिए लगाती है डायरेक्टली, 80,000 करोड़। तो मुझे बताओ ये ट्रैप है? हाउ इट कैन बी ट्रैप? इट इज अ क्लियर सिस्टम ऑफ डिलीवरिंग फ्यूचर जनरेशन एजुकेशन। ट्रैप क्या है कि जो इतनी बड़ी ये मेहमत जिसको बोलते पॉपुलेशन है 25 करोड़ या 26 करोड़ बच्चों की, ये किसी को दिख रही है एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग अ बिजनेस। बिजनेस बहुत पॉजिटिव टर्म है, बिजनेस बहुत अच्छी चीज़ होती है। बिजनेस से ऊपर मैं कहता हूँ दुनिया में बहुत कम चीज़ें होंगी कि वो बिजनेस अपने साथ एवेन्यूज़ लाता है, बिजनेस अपने रेवेन्यू लाता है, पर्पस ऑफ लाइफ लाता है ना। लेकिन जब बिजनेस को एक एंगल से देखा जाए, पर्सनल प्रॉफिटरिंग, तो बिजनेस नहीं, वो स्कैम है। ये स्कैमर्स हैं। और ये स्कैमर्स के इनका टूल क्या है? एक स्टोरी, पर्सनल परेशानी की स्टोरी। मुझे नहीं लगता कहीं पे मुकेश अंबानी ने कहा मेरे फादर साहब जो तो भजिया बेचते थे, अब सारे भजिए वाले मेरे फादर को फॉलो करो, हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे भजिया बेच के कैसे अंबानी की मार्केट करते हैं। हर सक्सेस स्टोरी पर्सनल होती है ना। हर सक्सेस स्टोरी के रावण के 3 भाई थे, विभीषण का अपना करेक्टर था, रावण का अपना करेक्टर है, कुंभकर्ण का अपना करेक्टर है। आज भी हम सब लोग बैठे हैं सिमिलर हैं। ये कौन सी यार्ड स्टिक लाते हैं हम सबको एक जैसा तैयार कर देंगे? स्कूल ये वैरायटी अपॉर्चुनिटी देता है। स्कूल में स्पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। कोई मुझे बोलता है मैंने सिस्टम के अकॉर्डिंगली चला, मैंने अपना स्क्यूज़ कर दिया टाइम, मैंने 6 घंटे का टाइम लिया 6 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, और जैसे मुझे मौका मिला 2 घंटे पढ़ाने का, मैंने स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिया। बिकॉज व्हेन यू इंट्रोड्यूस समथिंग यू हैव टू हैव टाइम फॉर दैट। अब मुझे ये कहना है पेरेंट्स को कि आप मेहरबानी करके किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए। अगर आपके बच्चों को सिविल सर्विसेज का ख्वाहिश है, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके बच्चे के पास डिफेंस में जाने की चॉइस है, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके बच्चे का बिजनेस करने की चॉइस है, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके बच्चे को कोई भी काम करना है
तो भारत के पास उसके लिए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसको सिस्टम के बीच में रहने दें तो। अगर आपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसको सिस्टम से बाहर लिया तो आपने वही गलती की जो ये लोग करवाना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे को कोई स्पेशल इंडस्ट्रियल कोर्सेज कराने वो करे ना, लेकिन एज तो आने दे उसकी। वो एज कब होगी? जब मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके आगे पीछे उसने ली, जब वो किसी कंपनी में छोटा मोटा काम करके महसूस कर रहा है कि मुझे ये एड ऑन ट्रेडिंग चाहिए, तो करे ना ट्रेनिंग। इसने उसके लिए एम्पल ऑफ इंस्टीट्यूट बैठे हैं। बट किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे वो ट्रेनिंग करना, ये वैसी है जैसे अकाउंट खोलेंगे, डीमैट अकाउंट खोलो, रातों रात आप बन जाओ बड़े। ये वो स्कैमर्स हैं, इसलिए इनसे बचना ज़रूरी है। और मैं इसके ऊपर एन आवर्स तक बोल सकता हूँ रवीश, क्योंकि मैंने इस पर काम किया। तो मैं नटशल ये कहूँगा कि एजुकेशन ऑफ भारत सरकार इज़ नॉट ए ट्रैप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। देयर इज़ अ मिनिस्टर, there is a CEO, there is a director of school education, there is a commissionerate, there is a board chairman, there are bodies, those who are taking care of every child. सिर्फ आपको उस पर विश्वास होना चाहिए और आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से देनी है बीइंग अ पेरेंट, तो बाकी सब चीज़ें जो है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और जो डिसरप्टर्स है ना, इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना और इनको इमीडिएटली कह देना विल नॉट फॉलो यू। खास तौर पे जो हमारे जो के आए हैं, जो हमारे नेक्स्ट डोर हेल्पर होते थे ना, मौसी बुआ, कि चल यार मैं भी थोड़ी नॉलेज रखता हूँ, तो मेरे से कुछ चीज़ सीख ले। वाई ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, इट इज़ बियॉन्ड इट, इट इज़ बियॉन्ड। तो आप स्कूलों को देखें और जिस तरीके से एनईपी इंट्रोड्यूस हो रही है, इसको स्पीड अप करने के लिए मंत्रियों पे प्रेशर डालें कि इसको स्पीड अप करें, ताकि बच्चे जो है वो जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा लें। और ये एनईपी 2020 इज़ अ गेम चेंजर। मैंने उसको बड़े अच्छे से देखा है और मैं पर्सनली बड़ी खुश हूँ कि जो चीज़ें मैं अपने लेवल पे कर रहा था इम्प्लीमेंट, एनईपी ने वो सारी चीज़ें रिकमेंड की, टेक्नोलॉजी इंटरफेस भी की। और एनईपी के पूरे स्ट्रक्चर में, पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बच्चों को और पेरेंट्स को एक स्ट्रक्चर तरीके से एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहा है कि अगर बच्चा ग्रेजुएशन के बीच में भी सोचता है कि मैं चेंज करूँ, वो कर सकता है। और ये इम्प्लीमेंट हो गया। स्कूलों में आना इसलिए मुश्किल है क्योंकि स्कूलों में ये डिसरप्टर्स बड़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब एक न्यूज़ चल रही है कि कोटा में बच्चे कम आ रहे हैं, खुश हो जाओ ना तुम कि बच्चे अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, अपने शहरों में। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो डिसरप्शन जो है वो ये कोचिंग सेंटर्स हैं। और मैं पुरजोर तरीके से बोलूँगा गवर्नमेंट को भी, जो ये सुन रहे हैं, कि जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर्स बने हैं ऑर्गेनाइज की, अभी फिटजी का स्कैम हुआ, पेरेंट्स से फीस लेके भाग गया, अगर इनको भी देखा जाए, जो बड़े बूस्ट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं या गलत कमिटमेंट्स कर रहे हैं, कि इनका रेशो क्या है, साइंस अंडरस्टैंडिंग का रेशो चेक कर लो, बाकी छोड़ दो। कि जो एग्ज़ाम ये बच्चे दिए जिन्होंने कोचिंग ली, पीडब्ल्यू से ली या किसी से ली, कोई एक आध बच्चा मेरिट लेके आएगा वो ठीक है, किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा फेल होता तो पता लगता फेल हुआ, डाटा सामने आता है। इनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे तो फेल तो होने नहीं ना चाहिए, क्योंकि ये तो कह ही रहे हैं कि हम लोग हैं ही हैं, साइंस हमने ही बनाई है, हमसे साइंस इसी को आती नहीं है। आ जाके उधर, और अगर साइंस इतनी आती है फिर इनमें टाइम नहीं होना चाहिए, आर्ट्स में भी आ रहे हैं। और आर्मी में तो हमें प्रोग्राम करके बच्चा भेजना ही नहीं, आर्मी में हमें भेजना है नेचुरल टैलेंट। एनडीए का क्या काम है? नेशनल डिफेंस अकेडमी का काम है ना बच्चे को पॉलिश करना। बच्चा वहाँ नेचुरली पहुंचे, जो नेचुरली सोल्जर बनना चाहता है, उन्होंने एक हल्का सा टेस्ट रखा होता है बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए, फिर आगे ग्रूम किसने करना है। और अगर आप किसी को प्रोग्राम करके भेज दोगे तो नेशनल डिफेंस अकेडमी को भी दिक्कत आएगी ना उसको तैयार करने में। इसलिए एक डिबेट चल रही है, जाएं देखें आप, हर जगह न्यूज़ चल रही है कि जो टॉपर थे ना एनडीए के रिटर्न के, वो कोर्स कंप्लीट करने से पहले बाहर आ गए, क्योंकि वो प्रोग्राम करके चले गए अंदर, इन्फ्लुएंस में अंदर चले गए। जो पैशन के साथ आएगा गोली खा के आएगा बॉर्डर पे, वो चॉइस नहीं करेगा कि मुझे ट्रेनिंग ही छोड़नी है। दिस इज़ वेयर द बॉटम लाइन कम्स। ये है ट्रैप, कि आप बच्चों को इन ट्रैपों से बचाएं। अब मैंने जैसे बात की, अगर मैंने एक भी लाइन ऐसी बोली है जो किसी को मोटिवेट करती है तो मेरा काम ख़राब हो गया, मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगा। मेरा काम है अवेयर करना और आपको आपके सिस्टम में रीइंस्टेट करके आपको फेथ क्रिएट करना, ताकि आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन लें। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी के प्रोसेस को फॉलो करें। आर्मी ने आजकल बड़ा अच्छा प्रोसेस दिया, लेकिन कौन बताएगा? आप सिंपल सिपाही की तरह भर्ती हो, और अगर आप पढ़ने में अच्छी हैं, आर्मी पढ़ा रही है, आर्मी आपको ग्रेजुएशन भी करा रही है और प्रमोशन भी दे रही है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स लेके गए हैं, तो आर्मी प्रोवाइड सुपरविजनिंग, कि हम उनको चाहिए एक नेचुरल सोल्जर, उनको एक प्रोग्राम सोल्जर नहीं चाहिए, है ना। इसी तरह डॉक्टर हैं, आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, आपसे एमबीबीएस में लग रहा है कि कंपटीशन ज़्यादा है, मैं सर्व नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि किसी और आदमी ने किसी तरीके से मैनेज किया नॉलेज को और वो बंदा मेरे से आगे चला गया। बेशक बाद में वो एमबीबीएस करने के बाद वो आईएएस करे, उसको डिग्री की वैल्यू ही नहीं हो। बड़े एग्जाम्पल हैं,
एक इंसान पैशनेटली डॉक्टर बनना चाहता है, और एक आदमी को पता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, चलो डॉक्टर को चख लेता हूँ, बाद में प्लेट नीचे फेंक दूंगा, एमबीबीएस छोड़ दूंगा और मैं आईएएस करूंगा, एमबीबीएस छोड़ दूंगा मैं पुलिस में चला जाऊंगा। और एक आदमी जो पैशनेटली डॉक्टर बनना चाहता था, जिसके अंदर ख्वाहिश थी कि मैंने डॉक्टर बन के देश और समाज के लिए मरीजों का इलाज करना है, वो नहीं बन पाया क्योंकि एक इंटेलिजेंट आदमी उसके आगे एग्जाम ऐसा डिजाइंड है कि वो उसकी थॉट प्रोसेस को चेक ही नहीं करता है, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक करता है। तो नुकसान क्या हुआ? अब उस बच्चे को मैं ये कहूँगा कि अगर ये सिस्टम है बच्चे, तू एक काम कर, तू प्रोसेस के अंदर चला जा, एंट्री लेवल जो जहाँ पे तुझे मौका मिलता है, तू हॉस्पिटल के इकोसिस्टम का पार्ट बन जा, है ना। वो नर्स बन सकता है, हेल्पर बन सकता है, एनओ बन सकता है, एक्सरे टेक्नीशियन बन सकता है ना, बन जा। अगर तू नेचुरली इंक्लाइंड होगा, तुझे ईश्वर की तरफ से सिस्टम अपने आप मौका दे देगा। हमारे गांव में जाइए आप, शहरों में जाओ, गांव छोड़ो, हमारी एक्सचेंज रोड पे चले जाओ, मेडिकल शॉप पे जो लोग काम कर रहे हैं, हालांकि उनको राइट नहीं है बट फार्मेसी सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का इलाज वो भी करते हैं, उनको डॉक्टर बोलते हैं लोग, क्योंकि वो अपनी लाइन को एक्सपीरियंस से जानते हैं। मेरा कहने का एक्सप्लेनेशन ये है कि ये ट्रैप नहीं है, ट्रैप है उस आदमी को कहना नहीं आप इस तरीके से मत करो, आपको नुकसान हो जाएगा। भैया 25 करोड़ लोगों में से कितनी रेशो अनएम्प्लॉयमेंट की, इनकी बातें सुनो ऐसा लगता है घर से बाहर निकलेंगे तो चोर पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। भारत का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते होते बहुत खास बन चुका है। अभी जो महाकुंभ हुआ, अगर हम इतने ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होते तो 60 करोड़ लोग बने हो जाते। आज भी कोई कह रहा था बंदा कि पुलिस वाले ऐसे बिहेव कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने जी ने जो कहा कि वो ऐसे लग रहा था कि वो दिल से पुलिस की ड्यूटी होती है शक्ति, वो ऐसे लग रहा था सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और बीच में सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको मैंने पिन पॉइंट किया था, जो उधर के आईजी थे, बेशक उनको सॉफ्टली लिया एडमिनिस्ट्रेशन एवोक्यूशन, लेकिन जो उनसे वो एपिसोड हुआ वो उनको नींद नहीं है और उसके ऊपर उनकी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव है। तो एजुकेशन ट्रैप नहीं है, इस किस्म के जो मैस क्रिएट किया गया उसको रोका जाए और एजुकेशन के सिस्टम को अप्रिशिएट किया जाए, और जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनको इमीडिएटली, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिसलाइक करो, और यूट्यूब को मजबूर हो के ऐसे वीडियो उतारने पड़े। आप क्या कहते हो इसके बारे में? जी जी बिल्कुल। देखिए ये तो ट्रैफिक का गेम है ये सारा। देखिए वो क्या होता है कि एंग्जाइटी है, आदमी को पता नहीं है, फ्यूचर डिफाइंड नहीं है कि क्या होगा आगे, तो वो जो वीडियो क्रिएटर्स हैं वो जस्ट ट्रैफिक अट्रैक्ट करने के लिए, उनका कहीं दूर दूर तक ऐसा भी हो सकता है कि दूर दूर तक उनका कहीं लेना देना ना हो एजुकेशन के साथ। शायद वो उन जो मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, जो ट्यूशन दे रहे हैं कंपनीज, शायद उनके साथ भी उनका लिंक ना हो, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए अपने पास लाते हैं और उनको कुछ सामान बेच देते हैं। ये एक कॉमन ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे फेसबुक यूट्यूब के ऊपर, कि कंटेंट क्रिएट किया, लोगों को अपनी तरफ झूठ सच बोल के लोगों को अट्रैक्ट किया और पीछे बेचना कुछ और है। तो लोगों को बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लेकिन मुझे एक बात बताओ रवीश, आप तो इंडस्ट्री के हो, मुझे एक बात बताओ जब देसी घी मार्केट से नेगेटिव हुआ कि गाय का देसी घी जो है कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसके बाद डालडा आया, उसके बाद रिफाइंड आया, अभी उसको आए हुए 30 से 35 ईयर्स नहीं हुए, अब रिफाइंड खराब हो गया, डालडा खराब हो गया। अब ये मुझे बताओ कि अगर इतनी जल्दी मैनिपुलेशन पॉसिबल थी जब ये इंटरफेस नहीं थी, तो आज तो पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा डीप है, बिल्कुल घंटों में हो जाता है जो काम पहले प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है ना ये। साल लग जाते थे। तभी हमने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया सर आप हमें बताओ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने कहा मैं तुक्के नहीं मारूंगा, मैंने डाटा सामने ला, एआई ने बता दिया। मैंने बोला स्कूल कितने हैं, उसने बोला 14-15 लाख, और डिटेल थी यूडाइस से जाके पूछो। मैंने बोला कोचिंग सेंटर कितने हैं, उसने 2 जगह बताई, सीधे आ गया 50,000 करोड़ की मार्केट थी, 60,000 करोड़ हो जाएगी। लेकिन अब बात ये भी है कि अब इस टाइम पे पेरेंट्स क्या करें, बहुत हाई टाइम है कि सरकार को रिएक्ट करना चाहिए इसके ऊपर। जिस तरीके से ये चीज़ें, जैसे बाइजू का केस हुआ या फिटजी का केस हुआ, ये परतें उठ रही हैं इनके ऊपर से। कोटा का जो सुसाइड्स का प्रॉब्लम आया, तो आपने कंपटीशन कोई इस लेवल पे थोड़ी लेके जाना है कि आप आदमी को बिल्कुल बेकार कर दो, मार दो, या उसको ऐसा एग्जॉस्ट कर दो कि वो कुछ कर ही ना पाए। तो मेरे को लगता है अपॉर्चुन टाइम है इस टाइम पे सरकार को, और मोदी जी से हमें आशा भी है क्योंकि उन्होंने सख्त फैसले लिए हैं। तो ये चीज़, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को मार्केट में होना ही नहीं चाहिए।
ये तो बिल्कुल बात सिंपल है। और जो NEP 2020 है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो जिस तरीके से आपका SP स्मार्ट स्कूल में वन स्टूडेंट वन गोल प्रोग्राम है, बेसिकली वो NEP का मतलब ही वही है कि आप मल्टीपल एग्जिट्स लीजिए और अपने करियर की तरफ चले जाइए। कि जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियर बनना है आपने, तो आपको मेरे को लगता है फ़ायदा नहीं है कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने का जो कि 9th से लेके 12th तक है। तो आप एक एग्जिट लेके 10th के बाद ITI में जा सकते हैं, फिर ITI से ट्रेन फिर होके, दोबारा आ सकते हैं। हाँ फिर दोबारा भी आ सकते हैं। फिर मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग आपको बढ़िया होगी। और जो 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 इंजीनियर, हमने भी जब इंजीनियरिंग की थी तो जो हमारे बैच में डिप्लोमा वाले आते थे, सेकंड ईयर में आते थे, वो जो डिप्लोमा वाले आते थे वो सेकंड ईयर में लिटरल एंट्री लेते थे। तो वो लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होते थे। अंडरस्टूड है ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हाँ, आएंगे। उन्होंने हम जो 12th करके आते थे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। हमारा वो मतलब जो टेक्निकल माइंडसेट है वो उस तरीके का नहीं होता था। फॉर एग्जांपल हमारा एक सब्जेक्ट होता था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसमें शीट्स बनानी होती है। मैकेनिकल में काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें शीट इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हाँ हैं। जी, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं उसको। तो वो एक 12th पास वाले के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है करना। परवीज, तेरे से मैं शेयर करूंगा, जब मैंने को पता लगा था ना, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं 12th में बच्चों को कम से कम 15 दिन ये सिखाऊं। जी जी। अब आप बोलोगे सर आप सोच रहे हो, कर क्यों नहीं पा रहे हो? मैं करूंगा, लेकिन अब मैं ज़रा खुश हूं कि NEP में ये सारी प्रोविजनिंग आ रही है। बिल्कुल लेकिन NEP की इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा रोड़ा कौन अटकाएगा? बिल्कुल यही दीज डिस्ट्रप्टर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वाले। ये क्या करेंगे? जो क्रीमी लेयर है ना, हमारी ट्रेंडिंग लेयर है, उसको ट्रैप कर लेंगे, नहीं उनके पेरेंट्स को ट्रैप कर लेंगे, उनको डमी स्कूल में ले जाएंगे। मेरे पास केसेस आए रवीश, मैं तेरे से शेयर करूंगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। टॉप ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जम्मू कश्मीर के अप्रोच किए मेरे को कि सर कोई ऐसा तरीका निकालो जिस तरीके से मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे कहीं और तो एडमिशन हो जाएगी। मैंने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा सर आइडियोलॉजिकली कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। मुझे दुख इस बात का हुआ, जो इतने डीप थिंकर हैं उनको नहीं समझ आया कि हम एक आने वाले बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं कि भारत में करप्शन पॉसिबल है, क्या आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। तो वो बच्चा जब कल को कोई अफसर बनता है, डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने किया ना सारा, वो डॉक्टर बनने के बाद क्या करेगा? वही करेगा जो आज किया जा रहा है मेजॉरिटी के केसेस में, कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो दे दो, बाद में देखेंगे, सच मत बोलो, ट्रुथ के ऊपर मत चलो। तो मेरा ये जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने जब देखा, इतने वीडियोस थे तो आपने भी देखा, हमने कहा एजुकेशन इज़ नॉट ए ट्रैप, एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत शानदार है। कोई बोलते ना क्या मिला, जो आज तक मिला इसी से मिला, इसको इम्प्रूव करेगी NEP और भी बहुत कुछ मिलेगा। हमें इतना कुछ मिला है कि अगर आज भारत के डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं तो इसी से मिले हैं, अगर इंजीनियर बैठे हैं तो इसी से मिले हैं, अगर भारत आज सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है, इसे बढ़ रहा है। और सर जो नुकसान हुआ कितने % हुआ? कौन सा डाटा चेक किया आपने कि बच्चों को 90% ये नहीं आता है? भाई साहब वो कौन बच्चे हैं, उनकी बैकग्राउंड्स क्या है, उनका एक्सपोजर क्या है, उनका स्किल सेट क्या है? आप एक सिस्टम के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले देखो कि अगर वो सिस्टम ही ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम सारा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, इसका पूरा लोड बड़े कम पेरेंट्स पे आता है। 22% प्राइवेट स्कूल है ना, 68% तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। और अगर सोचो इन लोगों पे जाना हो, ये स्कॉलरशिप के नाम पे, फंडिंग के नाम पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, कह रहे हैं 100 स्कूल बनाएंगे। भैया 14 लाख स्कूल बना सकते हो तो बात करो। अंडरस्टूड? तो ये वही वाली बात हुई ना, दे आर डिसरप्टर्स। इनको उठाओ, जैसे चावल में से काला कुन बाहर निकालते हैं ना, कहते हैं गेहूं के साथ गुण, ये गुण नहीं है, ये वो काले ब्लैक शीप्स हैं जो खुद अपने सिस्टम के आगे नहीं बढ़े और वो चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें, एक पैरेलल स्टेट बनाएं हम। और इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है उस पैरेलल स्टेट का क्या करेंगे। 2 साल बच्चा जो कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए इनके पास, है ही नहीं प्रोग्राम। करेंगे क्या? जो पास हो जाएंगे चलो उनके तो फोटो टांगो, जो फेल हो गए उनका क्या करोगे? स्कूलों में सबके लिए प्रोविजनिंग है। हमारे बच्चे 11th पेपर दिए इस साल, कुछ बच्चे बेचारे नहीं पास कर पाए, उनको 12th में पढ़ाया गया, उनमें से 90% दोबारा पास हो गए, अब वो कॉलेज में जाएंगे। लेकिन इन लोगों की वजह से सेंटर को बनाने पड़ती है CUT के एग्ज़ाम, इन लोगों की वजह से बनाने पड़ते हैं NTA के सिस्टम्स। जबकि अगर ये लोग नहीं आते ना तो हमें ये मेहनत एक्सेस कर देनी थी। सिंपल तरीके से इंटरव्यू, सिंपल तरीके से बोर्ड मेरिट, सिंपल तरीके से एक्सीलेंस, चलो जी आगे बढ़ जाओ। और इतनी मेहनत एक्सरसाइज करके इतना पैसा, इतना रेवेन्यू तो चलो वेस्ट हुआ, भारत देश अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जो बच्चों की एग्जॉस्ट हुआ, जो बच्चों को नुकसान हुआ है रवीश, जो बच्चों को, उसका क्या करना है? एग्जॉस्ट हो गए ना बच्चे। मैं ये कहता हूं कि पेट्रोल को आग लगा दो
वाह बड़ा धमाका हुआ। ये मुझे धमाके से पेट्रोल का बेनिफिट था, पेट्रोल को कार्बोरेटर में डालो, थोड़ा थोड़ा फूको तो पेट्रोल चलेगा, गाड़ी चलाएगा। ये लोगों के पास कोई ना, मुझे इनको क्रिटिसाइज करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ उन लोगों को एड्रेस करना है जो लोग इनकी बात सुन रहे हैं। मेहरबानी करिए, आप एक अच्छे सिस्टम का पार्ट हैं, एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम आपको मिला हुआ है जिससे आपकी भी तैयारी हुई, आपके दादाजी की भी हुई और मेरी भी हुई और हमारे बच्चों की भी होगी। इसको इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार बहुत सीरियस है। NEP 2020 आ चुका है, बच्चों को इनसे बचाइए। ये वो साइड प्रोटीन्स आपको दे रहे हैं जो किडनी लीवर सब खराब कर देंगे, और जब तक इनके रिजल्ट सामने आएंगे देर हो चुकी होगी। तो अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों से प्यार करता है तो वो अपने बच्चों को कोचिंग ट्यूशन सेंटर से दूर रखे, और जो आपके नियर बाय स्कूल है उसके अंदर बच्चों को डाले, और उन स्कूलों को इंप्रूव करने के लिए उन स्कूलों की मैनेजमेंट की मदद करें आप। सबसे पहले तो आपको मदद, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। जब मैंने आना इंस्टीट्यूट शुरू किया ना, मेरे पे मेरी बुआ की बेटी ने अपना बेटा डाला, फेथ किया ना मेरे को, अच्छा बच्चा दिया, वो आज इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करके वो मेडिकल शॉप चला रहा है। अगर वो फेथ ही नहीं मेरे पे करते, मैं क्या रिजल्ट देता? मुझे बच्चा चाहिए था ना, चाहिए था ना। इसी तरह गवर्नमेंट को भी बच्चे चाहिए। आपने सारी क्रीमी लेयर, सारे बच्चे जो अपनी लाइफ के आगे चल सकते हैं, आपने वो उठा के साइड पे ले लिए और एक टैबू बना दिया गवर्नमेंट स्कूलों को। अब पहले गवर्नमेंट स्कूलों को, अब आप स्कूलों को टैबू बनाने लगे हो। लेकिन इस बार स्कूलों के पास शिवांग सती गुप्ता है जम्मू में, अकेली फाइट लड़ूंगा, किसने साथ चलना चले, नहीं चलना ना चले। कोचिंग सेंटरों के पैर जम्मू कश्मीर में नहीं गड़ने दूंगा, क्योंकि ये लोग हमारे जम्मू कश्मीर को किसी डायरेक्शन में लेके नहीं जा सकते, गलत में। नीचे बिकेंगे मॉल्स, ऊपर चलेंगे बच्चे। बच्चे स्कूल जाएंगे, डिसिप्लिन को सीखेंगे, मेहनत करेंगे और देश और समाज के लिए प्रोडक्टिव काम करेंगे। और जिन्होंने करना है एक्टिंग, ड्रामा, जाए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, किसने मना किया? होता ना, अगर ये इन्फ्लुएंसर है पहले इनको बोलो एक्टिंग सीख के आओ, है ना। अगर कैमरा चलाना है करो, कोर्सेज किसने मना किया? कहीं सिस्टम का पार्ट तो बनो। डिसरप्टर तो कोई भी बन सकता है ना। डिस्ट्रप्टर बन के तो हम भी कोई कमाल कर सकते हैं, बट डिस्ट्रप्शन से आप कंटिन्यूटी नहीं ला सकते। एक क्लैरिटी चाहिए होती है। जे 25 करोड़ बच्चे हैं, एक भी बच्चा ज़ाया नहीं होना चाहिए, वो नज़र है। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से बचा लेंगे इन ट्रैप से, जो ये कोचिंग सेंटर ट्यूशन सेंटर वाले इन्फ्लुएंसरों के थ्रू दे रहे हैं, आपके मासी के थ्रू दे रहे हैं, बुआ के थ्रू दे रहे हैं, बड़े भाई के थ्रू दे रहे हैं, एक आदमी इन्फेक्ट होता है, वो पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है ना। जैसे ड्रग्स की डोपिंग होती है, तो इसी तरह एक टीचर स्कूल में ट्यूशन शुरू करता है, फिर उस स्कूल में बाइज्डगिरी शुरू हो जाती है, बच्चों के मार्क्स गलत आना शुरू हो जाते हैं, मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है, और फिर बच्चा कहता है चल यार इधर ट्यूशन लगा देता हूँ। वो ट्यूशन बनते बनते कोचिंग बन जाती है, कोचिंग बनते बनते माफिया बन जाता है, माफिया बनते बनते उसके अंदर फंडिंग आ जाती है, फंडिंग आने के बाद उनको एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर मिल जाते हैं, और आपको पता नहीं लगता कि आपका बच्चा कब सिस्टम से बाहर चला गया, कब घर से बाहर चला गया, कब वो ऐसे इन्फ्लुएंस में आ गया कि उसका माइंडसेट टोटली देश, समाज, पेरेंट्स के अगेंस्ट हो गया। अब वो एक ऐसा बच्चा बन चुका है जो मेंटली, फिजिकली टोटली डिस्टर्ब्ड है। तो अगर आप इसको रोकना, इस टाइप से बच्चे जाओ, स्कूल में रखो, शाम को टाइम दो, उसकी बात करो, उसके स्कूल में मिलने जाओ, PTM से अटेंड करो, टीचरों पे नज़र रखो और एक अच्छी पेरेंटिंग का सबूत दो। सिस्टम तो बड़ा शानदार है। और अगर इस ट्रैप में आप फंस गए तो फिर आपको एक टाइम पे पछताना पड़ेगा। और ये एक ऐसा इंसान बोल रहा है जो इस सिस्टम का पॉजिटिवली पार्ट है और जो आपको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है इस सिस्टम के ट्रैप से, और पूरी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, एक बहुत मुबारक की बात आपको सुना रहा हूँ कि आपका बच्चा अगर अभी फर्स्ट में आने वाला है, अगर आपका बच्चा अभी 11th में आने वाला है, तो NEP 2020 के आने के बाद चीज़ें बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव हुई हैं। उसका फ़ायदा लें। जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत शानदार कोर्सेज आए हैं, अब उसका फ़ायदा लें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बड़े शानदार प्रोग्राम है, उसका फ़ायदा लें। और अपने आगे पीछे के इकोसिस्टम में अपने बच्चे को तब तक रखें जब तक वो मेंटली फिजिकली मैच्योर नहीं हो जाता घर से बहुत दूर जाने के लिए। और इन जैसे लोगों के ट्रैप से बचें। जैसे कोई मक्खन खिला रहा है, कोई दही बंद करा रहा है, कोई प्रोटीन पाउडर दे रहा है, वैसे ये लोग एजुकेशन के डिसरप्टर बने हुए हैं जिनके ऊपर सख्त कार्रवाई आज ही नहीं होगी, 10 साल के बाद होगी तो सही। यही मेरा आपको कहना है। जी जी बिल्कुल। देखिए मैं कभी कभी ये भी सोच रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि पहले एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो था वो रिस्ट्रिक्टेड था। मुझे याद है कि मेरे पिताजी हैं, वो मुझे बचपन में पढ़ाया करते थे, तो
जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में आया तो वो कुछ एक कुंजी लेके आते थे तो उनको थोड़ी हेल्प हो जाती थी। लेकिन आजकल ज़माना ये आ गया कि चैट जीपीटी के आने से अब पेरेंट्स को और आसान हो गया है बच्चे को मेंटर करना। तो अल्टीमेटली जिस तरीके से टेक्नोलॉजी भी मूव कर रही है, ये इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एग्जांपल ऐसी है कि आपके पास टीवी एक है और आपने टाटा स्काई भी लगाया हुआ है, एयरटेल का डिश भी लगाया हुआ है। तो देखना तो आपने एक ही चीज़, तो एक चीज़ जब आपने ज्ञान लेना है, आपने पढ़ाई करनी है, तो आप स्कूल से कर रहे हैं। लेकिन एक्स्ट्रा क्यों एक ही चीज़ के लिए 2 चीज़ें नहीं चाहिए होती है। मेरे को लगता है वो तो एक एक आपको एक 2 नावों पे सवार होने वाली बात हो जाती है, जिसमें आदमी के गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आज जो था काफ़ी रिवीलिंग और काफ़ी एनर्जेटिक पॉडकास्ट रहा हमारा, जिसमें आपने काफ़ी क्लियरली दिल से बातें की। और मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी अभी ये इस टाइम पे ये अलार्म बेल है कि आप एक्ट कीजिए। अगर आपको एनईपी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराना है, तब उस चीज़ के लिए भी आपको ये क्लटर साफ़ करना पड़ेगा। जो ये वीड फैला हुआ है पूरे भारतवर्ष में, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस वीड को साफ़ करके जो मेन फसल है स्कूलों की, उसको उगाने में आपको अभी रविश एक करना ऐड चाहिए। करूंगा, कल एक ऑर्डर आया है कि जम्मू का एक इंस्टीट्यूट है आकाश इंस्टीट्यूट, उसको गवर्नमेंट ने कहा एक हाई कोर्ट ने के ऑर्डर पे 1 साल के लिए उसको प्रोविजनली परमिशन दी गई है चलाने की। मतलब जिसको परमिशन 1 साल की मिली है उसके ऊपर अपना कैरियर डाल रहे हो आप। और बिल्कुल। उसको परमिशन लेने के लिए आर्गूमेंट देना पड़ा कि मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हो, लोकेशन देखो। क्या वो लोकेशन एक इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए? क्या वो बच्चा वहाँ 6-5 घंटे बैठना चाहिए? और फिर जब कोर्ट के ऑर्डर भी आए 2-3 साल पहले, जब शोर मचा ज़्यादा कि 16 साल के छोटा बच्चा नहीं जाना चाहिए, ओपन ऐड लगी हुई है पुलों पे कि 9th के बच्चे को पढ़ाएंगे। और फिर बच्चे को ये ट्रैप में जो फंसाते हैं ना, इसके ऊपर बेसिकली क्या है, जब तक हम लोग यहाँ से बात नहीं करेंगे तब तक ये बातें। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है कि ये परेशान हो रहे होंगे कि ये क्यों बोल रहा है। भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि स्कूलों को जब आप लोग हिट कर रहे थे ना, है ना, तो कोई स्कूल थे जो आपकी सिटी से बच रहे थे। हमने अपने टीचर्स को अच्छी सैलरीज दी, गवर्नमेंट के बराबर नहीं दी, गवर्नमेंट से ज़्यादा भी दी, गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है। तो हमारे जितने स्कूल्स हैं, चाहे वो 22% अनएडेड स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल, हम सब मिलके आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, हम सब मिलके आपके बच्चों के साथ चलेंगे। और फिर जाके देश जो है वो स्टेबलाइज होगा, और जो ये ट्रैप है इससे आप बच पाएंगे। और अगर आपने इनके ट्रैप में चले गए तो ये जो हमारा सेटअप है ना, ये आपकी मदद कर सकता था, आपने मदद नहीं ली। और लेकिन हम इतने काबिल अभी भी हैं कि अगर आप अभी इस ट्रैप में हैं, वापस हो जाएं। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो इसको वापस ट्रैप में लाके आपके बच्चे को मेन स्ट्रीम में ले आएंगे। फिर आपका बच्चा जिम्नास्ट बने, आपका बच्चा क्रिकेटर बने, आपका बच्चा म्यूजिशियन बने, आर्टिस्ट बने, इन्फ्लुएंसर बने। वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से निकला हुआ बच्चा होगा जो इन्फ्लुएंसर बन के अपनी कंपनी बनाएगा, ना कि इन समय राना और अलाहाबादिया की तरह बाद में ट्रैप में जाएगा। ये आपका डिसीजन है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी रिवीलिंग बातें हुई इस पॉडकास्ट में। ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम पे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लेके हम आते रहेंगे। धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए।